डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आप सभी की हिंदी की अध्यापिका आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम CBSE कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय पर दृष्टि डाल लेते हैं। हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। इनके बचपन और नौकरी इसके बाद इन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली और भोपाल में रहने लगे। ये समय बसदा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी 13 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। अपने लेखन में इन्होंने शोषित वर्गों के विरुद्ध चेतना को जागृत किया है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर बहुत सारे भेदभाव जो होते रहते हैं, उनके खिलाफ इनका स्वर अपनी रचनाओं में मुखरित हुआ है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को और अधिक समृद्ध करती हैं। चलिए अब हम आगे पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ का थोड़ा संक्षेप में परिचय समझ लेते हैं कि पाठ किसके विषय में है। हमारे लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक कहानी है, जिसमें देश के आम नागरिकों द्वारा देश के प्रति देशभक्ति से पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। लेखक के अनुसार चारों तरफ से सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को ही हम देश नहीं कहते, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पक्षियों से। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। शायद आप लोगों ने ये कविता भी सुनी होगी, ग्राम, नगर या पंचायतों का नाम नहीं होता है देश, संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश, देश नहीं होता केवल सीमाओं से घिरा मकान। शायद ये कविता आप लोगों ने सुनी होगी, और नहीं अगर सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। कहानी नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल रहते हैं। चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। एक हालदार साहब थे, वो किसी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत होंगे और कंपनी के काम के सिलसिले में वो उस कस्बे से हर 15वें दिन गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, है ना, छोटा ही था, जिसमें बहुत कम पक्के मकान थे और एक बाजार कहे जा सकने वाला छोटा सा बाजार था। कस्बे में मात्र एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। अब नगर पालिका का काम तो आप लोगों को पता है ही कि वो कुछ न कुछ कार्य करवाती रहती ही है। कभी कोई सड़क बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी
कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कोई कवि सम्मेलन ही करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी जो आपकी है वो उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक बहुत छोटे से पार्ट के बारे में, हिस्से के बारे में। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत शायद ज्यादा आएगी या उनके पास बजट उतना उपलब्ध नहीं होगा। इसी कारण से उन्होंने बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर प्रदान करने का निर्णय किया गया होगा। अर्थात उनके पास शायद बजट कम रहा होगा या कोई उम्दा कलाकार न उन्हें मिला हो मूर्ति बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने ये कार्य किसी स्थानीय कलाकार को ही सौंप दिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा। मतलब किसी को भी अरे गरे किसी को भी ये काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में ही मूर्ति बना करके पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची रही होगी, जिसे कहते हैं हम बस्ट कहते हैं। और मूर्ति तो वैसे ही सुंदर थी। नेताजी इसमें बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। कमसीन का मतलब है यहाँ पर कम उम्र के, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही हमें दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकने लगती थी, है ना। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य। और सचमुच के अगले पेज की तरफ चलते हैं। चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर वो अक्सर कर पान खाने के लिए रुकते थे, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। मतलब लक्षित का मतलब यहाँ पर ध्यान दिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक मतलब जिज्ञासापूर्ण। वाह भाई, यह आइडिया भी बड़ा ठीक है कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा कैसा है, रियल। नेक्स्ट पैराग्राफ। जीप कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही बेचारे सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर बेचारे पहुंच गए कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय कहा जाना चाहिए कि चलिए किसी को तो हमारे देश के महापुरुषों के विषय में इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कदकाठी का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उस दिन की वाला तो चश्मा नहीं है, आज तो चश्मा दूसरा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतूहल और बढ़ गया। वाह भाई, बड़ा अच्छा आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार जब वो फिर गए तीसरी बार तो उन्हें फिर नया चश्मा मूर्ति पर मिला। हालदार साहब की तो अब आदत पड़ गई कि जब भी वो कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते, यही उनका रूटीन बन गया था। एक बार जब कौतूहल दुर्दम्य हो उठा, मतलब असहनीय हो गया, तो उन्होंने एक जिससे वो पान खाते थे उसी से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब पान वाले के मुंह में तो पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न उसने सुना तो अपनी आंखों ही आंखों में हंसने लगा और इतनी तेज से हंसा कि उसकी तौन थी जो पेट था वो थिरकने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे अपना पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, लाल काली बत्ती सी उसकी कैसे होगी पान खाने से। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ ही नहीं पाए।
अरे साहब क्या करता है, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझा दिया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया होगा साहब। ग्राहक मतलब कोई ग्राहक आ गया होगा, उसको चौड़े चौखट का चाहिए होगा, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कहाँ से लाएगा कैप्टन? तो उसको ग्राहक को उसने मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा चश्मा बिठा दिया, लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। एक चश्मे वाला व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसको दुखी करती है कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है ना। इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ ही गिने चुने फ्रेम उसके पास होंगे, वो कोई न कोई फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, अर्थात वो वैसा ही फ्रेम उसको चाहिए होता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर के ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात मेरे अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया? पान वाला दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ बहुत अधिक नहीं रहती है। वो फिर आंखों ही आंखों में ऐसा उसकी तौंद फिर से थिरकने लगी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी जो मुंह में भरा हुआ था और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक बड़े मजेदार, ये बात तो बहुत मजेदार थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, दुखी करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का कोई अध्यापक रहा होगा। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का दावा किया होगा और बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी वो चश्मा कैसे बनाता? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल भी रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। भाई हवलदार साहब अपना सोच रहे हैं क्या क्या हो सकता है, किस कारण से मूर्ति पर चश्मा नहीं लग पाया, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया गया और वह निकल गया होगा, कुछ भी हो सकता है। हवलदार साहब को यह सब बहुत ही विचित्र और कौतुक बड़ा लगा, आश्चर्यचकित करने वाला लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका करके पान वाले को उन्होंने पैसे पेमेंट कर दिया और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चलने लगे। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर के दोबारा से पूछने लगे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्योंकि उसके नाम के आगे कैप्टन लगता था, इसलिए उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये कौन व्यक्ति है। क्या आजाद हिंद फौज में नेताजी के साथ रहा या कोई नेताजी का ही साथी था, ऐसा उनके दिमाग में आया। पान वाला नया पान बेचारा खाने लगा। पान पकड़े अपने मुंह को 1.5 इंच दूर रख करके उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा कि अरे ये तो मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मतलब दांत दिखा दिए, हंसने लगा और मुस्कुरा करके बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अर्थात तब तक पान वाला सामने से आता हुआ दिखाई दे गया। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़ करके देखा तो अवाक रह गए। उनका अवाक रहना, अवाक का मतलब है मुंह खुला रह जाना। कोई भी आश्चर्यचकित हम जब चीज देख लेते हैं, बात देख लेते हैं, तो हमारा मुंह अचानक से ही अवाक खुला हुआ रह जाता है। वैसे ही हवलदार साहब का भी हो गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, छोटा संदूक, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। आपने देखा होगा कि गांव में या कस्बों में
छोटे कस्बे जो होते हैं उनमें फेरी लगाने वाले लकड़ी पर बहुत सारे खिलौने टांग लेते हैं, उसी प्रकार से जो कैप्टन चश्मे वाला था वो भी चश्मे लकड़ी के फ्रेम उन पर टांगे हुए था। आगे उसने एक दुकान का शटर गिरा हुआ था, उसी के आगे अपने बांस वाली लकड़ी को टिका दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। अब उनको हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है, घूम घूम करके चश्मे बेचता है। हवलदार साहब तो बेचारे चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने तो साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं था कि वो कुछ भी अब उसके विषय में बताए। वो हवलदार साहब के प्रश्नों से परेशान होने लगा था और उनका हवलदार साहब का जो जीप का ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हवलदार साहब तो जीप में बैठ करके चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल फ्रेम वाला चश्मा हो जाता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता मतलब उन कौतूहल उनका बढ़ाने के लिए, प्रफुल्लता में खुशी देने के लिए उनकी नजर चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर पहुंच ही जाती थी। फिर कुछ समय पश्चात एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा उनको नहीं दिखाई दिया। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की बहुत सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर अगली बार कुछ समय बाद वो आए, कुछ दिनों बाद, तो फिर भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला बेचारा उदास हो गया। उसने पीछे मुड़ करके मुंह का पान नीचे थूक दिया, सिर झुका करके अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों के आंसू को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप एकदम से खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका करके जीप में आकर के बैठ गए और चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। अर्थात हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश को भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से वो गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल उनके मन में आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अर्थात वो जब कस्बे में एंट्री कर रहे थे, कस्बे पर जा रहे थे अंदर, तो उन्होंने सोचा कि हमेशा की तरह सुभाष की प्रतिमा पर मुझे चश्मा तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे इन्होंने विचारधारा अपनी बना ली थी, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और जो लगाने वाला था चश्मा कैप्टन वो मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं हम आगे चल करके खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। हम सभी व्यक्तियों में एक विशेषता होती है कि हम जिस चीज को देखना चाहे, हम कितना भी कंट्रोल करें, आंखें हमारी उस तरफ चली ही जाती हैं। वैसे ही हवलदार साहब के साथ भी हुआ। वो न चाहते हुए भी अनायास ही नजर उनकी मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। ड्राइवर से बोले रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मार दिया। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद करके तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़े और ठीक सामने जाकर अटेंशन मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। अब वो क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, घास फूस से बना हुआ, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब बड़े भावुक हो गए। उनकी भावनाएं बहुत ही चेहरे से प्रकट हो रही थी। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए
कि देखिए हमारे देश में आज भी देशभक्ति जिंदा है। कैप्टन मर गया तो क्या हुआ, किसी छोटे से बच्चे ने ही या किसी भी संभ्रांत व्यक्ति ने जो संवेदनशील है ना, और देश के महापुरुषों की इज्जत करता है, उसने सरकंडे से बना हुआ ही चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। यही सबसे बड़ी बात है उनके लिए। अर्थात हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश के महापुरुषों, देश की संपत्ति, प्रत्येक चीज का उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम अपने परिवार के सदस्यों का करते हैं। अर्थात हमारे अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पाठ समझ में आया है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।